स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आज के टाइम कैप्सूल में दो चीजें आपको बताऊंगा। किस तरीके से हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सॉवरेन नहीं है, संप्रभु नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। और दूसरा कि कैसे केशवानंद भारती केस सिर्फ सरकार के ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ था। तो जी हां, आज के टाइम कैप्सूल में हम देखेंगे दो सवालों की एक कड़ी। केशवानंद भारती केस के 50 साल पूरे हो गए हैं और ये इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के विजय को यानी कि सुप्रीमिटी को बताता है कि कैसे सरकार यानी कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में एक विवाद हुआ, टसल हुआ। इसे आप अहम की लड़ाई मत कहिएगा, इसे हम राइट्स की लड़ाई कह सकते हैं और जीत जनता की हुई। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है केशवानंद भारती केस और नाम कहां से आ रहा है। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टाइम कैप्सूल। देखिए, बात एकदम सिंपल है। केरला के एदनीर मठ के महंत या आप कहें वहां के शंकराचार्य के पद्धति से चले आ रहे मठ के मठाधीश केशवानंद भारती श्री पदवल गुरु ने ये केस लड़ा था केरला सरकार के खिलाफ। केरला की लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 के तहत केरला सरकार इनके मठ को लेना चाहती थी। इनके मठ पर सरकार का अधिग्रहण होने वाला था। इस पर शंकराचार्य जी ने या मठ के मठाधीश ने एक केस किया और कहा कि उनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। कौन से फंडामेंटल राइट्स? नानी पालकीवाला जो इनकी तरफ से केस लड़ रहे थे, जो भारत के उस समय के काफी वरिष्ठ वकीलों में से एक माने जाते थे, उन्होंने कहा अपने कोर्ट हलफनामे में आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन यानी कि आपके धर्म प्रैक्टिस करने का हक आपको देता है, और दूसरा धर्म प्रैक्टिस करते हुए धर्म के नाम पर जो प्रॉपर्टीज आप मेंटेन कर सकते हैं, मठ की प्रॉपर्टी हो या मदरसे की प्रॉपर्टी हो या चर्च की प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर भी आपका कोई ना कोई फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर भी आपका कोई ना कोई अधिकार है। सरकार जबरन इस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती। और लास्टली, जो उस जमाने में फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के या पॉलिटी के स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आर्टिकल 31 अब नहीं है हमारे संविधान का पार्ट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी गई है अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन वो बात की बात है, हम बाद में करेंगे। लेकिन इस केस को इतना ही समझिए और अभी समझिए कि मठाधीश इस बात से खफा थे कि केरला की सरकार उनके मठ को हथिया रही है और उनका मौलिक अधिकार, उनका जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर रिलीजन इटसेल्फ, कि मैं रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा हूं, अपने हिंदू धर्म को प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो प्रैक्टिस करने से और उस प्रैक्टिस के साथ में प्रॉपर्टी मेंटेन करने से सरकार मुझे रोक रही है और ये मेरे अधिकार का हनन है। ये केस एक प्रकार से भारतीय संवैधानिक इतिहास में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक मील का पत्थर बन गया। केशवानंद भारती श्री पदवल गुरु ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी रखा। 1970 से यह केस शुरू था। 1973 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन इसमें दिया। लेकिन सिर्फ केशवानंद भारती केस के थ्रू ही आप इस कड़ी को नहीं समझ सकते। एक्चुअली कड़ी जो थी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही शुरू हो गई थी। शंकरी प्रसाद केस एक फाइल हुआ था जो भारत में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ ही फाइल हो चुका था। उसमें यह कहा गया, सरकार के तरफ से कोर्ट ने अपने पक्ष में यह दलील दी कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट भी है, यानी कि वो संविधान को भी अमेंड कर सकती है, और ऑर्डिनरी अमेंडमेंट राइट्स भी है कि नॉर्मल तौर पर और भी अन्य कानूनों को अमेंड कर सकती है। फंडामेंटल को भी कर सकती है और अन्य कानून को भी कर सकती है जो संविधान में दिए गए। बात ठीक थी। दूसरा केस आया था गोलकनाथ केस। ऑलमोस्ट ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि 50 से लेके ऑलमोस्ट 1917 तक 17 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके थे और ये 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ केस चला, गोलकनाथ केस। इसमें कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि पार्लियामेंट को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स के अमेंड करने के राइट्स है, कि आप पूरे के पूरे संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। इस पर बवाल हुआ, सरकारों ने बवाल किया। कौन सी सरकार ने बवाल किया आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम उसकी कहानी जरूर बताएंगे। इंदिरा गांधी सरकार की कहानी वर्सेस द केसेस।
बाद में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बता रहा था कि आर्टिकल 368 केशवानंद भारती केस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। सरकार ने आर्टिकल 368 चेंज कर दिया ये कहकर कि गोलकनाथ केस जो हमें बता रहे हैं कि हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है और पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 ही चेंज कर दिया। आर्टिकल 368 प्रोसीजर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, और उन्होंने कहा कि प्रोसीजर को हम चेंज कर रहे हैं, अब हम फंडामेंटल राइट्स भी चैलेंज कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस चला और ये केस 1972 के अक्टूबर से लेके 1973 के मार्च तक चला। आप अप्रैल में इसकी 50th एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन मार्च तक, 23 मार्च तक ऑलमोस्ट ये केस चला। इस केस में 13 जजेस की बेंच बैठी और सबसे नैरोएस्ट मार्जिन यानी कि 13 में से 7 लोगों ने हामी भरी और 6 लोगों ने हामी नहीं भरी। और हामी किस बात पे भरी? उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ शर्त है, कुछ ऐसे बुनियादी ढांचे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे आप अमेंड नहीं कर सकते। और वो बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व होते गया, कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कोर्ट ने डिफाइन किया, तो उन्होंने डेफिनेशन नहीं दी, एक बड़ा इवॉल्विंग स्ट्रक्चर छोड़ दिया, ऑर्गेनिक तरीके से छोड़ दिया कि आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मूलभूत ढांचे थे जो उन्होंने कहा कि आप छू नहीं सकते, कोई पार्लियामेंट नहीं छू सकती, कोई सरकार नहीं छू सकती। और वो क्या थे? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सार्वभौमिक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले ही कहा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, जुडिशरी भी सुप्रीम नहीं है, एग्जीक्यूटिव तो है ही नहीं, कार्यपालिका तो है ही नहीं, सबसे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, धर्म के नाम पर सरकारें नहीं चल सकती। वेलफेयर स्टेट, स्टेट को वेलफेयर के नाम से ही काम करना पड़ेगा, लोगों की भलाई के नाम पर ही काम करना पड़ेगा। एजुकेशन, हेल्थ जैसी चीजें लोगों को बुनियादी तौर पर दी जानी चाहिए स्टेट की वजह से, ये वेलफेयर स्टेट का काम। जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका का ये हक होगा कि जो भी पार्लियामेंट पास करेगी लॉ, उसका रिव्यू वो कर सके, वो देख सके कि या कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत है कि नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में चलता है कि नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स का हनन तो नहीं कर रहा, या आपके और हमारे राइट्स के हनन तो नहीं कर रहे हैं सरकार की नीतियां। साथ ही साथ फेडरलिज्म यानी संघीय ढांचा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हमेशा इलेक्शंस जो हैं वो निरपेक्ष तरीके से होने चाहिए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि हम अपना वोट दे सके, एक संघ को चुन सके, सरकारों को चुन सके, ये सारी हकें हमें बेसिक स्ट्रक्चर दे रही थी। और यही केस एक प्रकार से मील का पत्थर बन गया पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में चल रहे इस तनातनी को। इसलिए मैंने कहा कि आप एक सरकार के बलबूते नहीं समझ सकते। शंकरी प्रसाद केस उस जमाने से चल रहा था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जब इंदिरा गांधी का समय आया ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। बिफोर आई इवन गो टू द स्टोरी ऑफ इंदिरा गांधी, आई वॉन्ट टू टेल यू योर स्टोरी। आपकी कहानी भी भारतीय संविधान से कहीं ना कहीं जुड़ी है, बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूं कि आपसे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। आप कार्यपालिका का भाग बनने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाएंगे, और अगर आप जजेस की पढ़ाई कर रहे हैं या जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप विधायिका, माफ करिएगा, आप न्यायपालिका का पार्ट बनेंगे। कोई भी पार्ट बने, आप स्टेट के नुमाइंदे होंगे। स्टेट की सर्विसेज के लिए, स्टेट के एग्जाम्स के लिए, तैयारी के लिए स्टडी आईक्यू आपके साथ खड़ा है। और यहां पर बात हो रही है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। हम जानते हैं कि आपको प्रीलिम से लेके मेंस तक की तैयारी, इवन इंटरव्यू तक की तैयारी बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम लाए हैं प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, और ये 3rd बैच है। इसमें हम प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी करवा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे काफी अच्छी लगती है कि प्रीलिम्स पास करने के बाद हम आपकी तैयारी ऑफलाइन मोड में करवाएंगे। स्टडी आईक्यू ऑनलाइन मोड में क्लासेस लेता है, लेकिन हम जानते हैं कि एक स्टूडेंट को जो पर्सनल टच देना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम जानते हैं कि आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन सेंटर्स में आके तैयारी करते हैं, आंसर्स लिखते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं,
हम जब क्लास लेते हैं तो आप टीचर से डिबेट डिस्कशंस करते हैं, इन सब से आपकी कॉन्फिडेंस में और वृद्धि होती है। मेंस की तैयारी, रिगरस तैयारी 4 महीने लगातार हम आपके साथ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में करेंगे एट नो एडेड कॉस्ट। जो कॉस्ट आपको यहां पर दिख रहा है उसी कॉस्ट में हम आपकी तैयारी करवाएंगे, बशर्ते आपको बस प्रीलिम्स पास करना है, और वो भी हम साथ ही में तैयारी कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डू टुगेदर, राइट? सो डोंट वेट फॉर एनी मोर चांसेस। अगर आपका गोल सिक्योर है, टेक नोट ऑफ इट, टेक एडमिशंस, यू हैव टू यूज द कोड ऐश लाइफ। अगर आप कोड यूज नहीं करेंगे तो प्राइसेस आपको ज्यादा पे करने पड़ेंगे। जैसे ही आप ये कोड यूज करते हैं प्राइसेस कम हो जाते हैं और फिर आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, अफोर्डेबल तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। तो आप इस अवसर से वंचित मत रहिए। प्लीज यूज दिस अपॉर्चुनिटी एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज 26 को ये खत्म होने वाला है बैच, राइट? सो बिफोर वी डू दैट, प्लीज टेक एडमिशंस इनटू दिस कोर्स इफ यू आर एमिंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू आर एमिंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। और अब बात करते हैं एक सिविल सर्वेंट की ही कहानी की, यानी कि इंदिरा गांधी से रिलेटेड कैसे ये केस चल रहा था, क्या कहानी थी एक्चुअली, कि जो पीछे के पर्दे की कहानी है। आप तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट? आप एक पॉलिटी के क्लास में आप ये पढ़ते हैं कि पहले शंकरी प्रसाद केस हुआ, फिर गोलकनाथ केस हुआ, फिर केशवानंद भारती केस हुआ, लेकिन उसके पीछे की जो सरकारें थी वो कैसे इन केसेस को देख रही थी और उनमें तनातनी क्या चल रही थी। बिकॉज पार्लियामेंट तो है, तो पार्लियामेंट में तो सरकार होगी ही, सरकार के नुमाइंदे होंगे ही। यहां पर केस था 2 बड़े सवालों का। एक्चुअली क्या हुआ, टाइमलाइन को जरा देख लीजिए। 1973 में केशवानंद भारती केस आया, ठीक है, 73 की बात है। 75 में इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही। आपको क्या लगता है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस? क्या ये कोई विडंबना नहीं है? वंस इज अ हैपेंस्टेंस, ट्वाइस मे बी इज अ कोइंसिडेंस, थ्राइस देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट? सो एक बार हो सकता है कोई कोइंसिडेंस, 2 बार हो सकता है, तीसरे बार वो कोइंसिडेंस नहीं है। सरकार लगातार जुडिशरी पर हमले कर रही थी और वो सरकार का नाम था इंदिरा सरकार। 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही थी, लेकिन 1975 की जून में इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही थी। फरवरी में, जनवरी में कुछ एक घटना और हुई 75 में, और वो था राजनारायण केस। तो बस 2 ऐसे चोट थे। एक्चुअली सबसे पहला चोट था केशवानंद भारती केस, जिसने सरकार के हाथ बांध दिए कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकते। आपको हम अमेंडमेंट का हक जरूर देते हैं जो हमने अभी देखा, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकते। आप संविधान से, संविधान के मूलभूत चीजों का, मौलिक अधिकारों को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो सरकार ने अपनी तरफ से भी कुछ चोटें दी जुडिशरी को, और जुडिशरी ने भी अपनी तरफ से कुछ ऐसे डिसीजंस दिए जो सरकार को ठीक नहीं लगे। और एक बात करनी चाहूंगा अबाउट जस्टिस, जो अब शायद हमारे बीच में नहीं है, बट उस जमाने में इस केस के सबसे बीच में खड़े थे, एंड दैट वाज जस्टिस A.N. राय, अजीत नाथ रे। अजीत नाथ रे जो थे वो केशवानंद भारती में डिसेंटिंग जज थे। जो 6 जजेस थे जिन्होंने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था, उसमें से एक A.N. राय भी थे। और A.N. राय साहब को बाद में इसी वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने चीफ जस्टिस का भी पद दिया। लेकिन आपको पता है, उन्हें चीफ जस्टिस का पद देने में उन्होंने 2 सीनियर जजेस को लाइन से हटा दिया। चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर मोस्ट जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये एक अनरिटन रूल है, एक अनरिटन लॉ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपना पद खत्म करने के समय, अपने कार्यकाल के अंत के समय नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज को नॉमिनेट करके प्रेसिडेंट के पास फिर जाते हैं। लेकिन A.N. राय के समय ऐसा नहीं हुआ। A.N. राय 3rd या 4th लाइन में थे, लेकिन उन्हें जंप कराया गया अदर देन जस्टिस सीतलवाड़। ये 2 ऐसी घटना हुई। लेकिन राजनारायण केस क्या था वो पहले आप देख लीजिए। एक्चुअली राजनारायण रायबरेली में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ खड़े थे, इलेक्शंस हो रहे थे,
और राजनारायण 1,10,000 वोट से हार जाते हैं। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक दाखिला भरा, और दाखिला क्या था? एक सिविल सर्वेंट के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर पब्लिक फंड्स का यूज किया है और उनको मदद दी गई है बाय गवर्नमेंट। एक इलेक्शन कैंडिडेट को मदद नहीं दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा। चुनाव के समय चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप एक विपक्ष के नेता हो, आप इलेक्शन कमीशन की आंख के सामने इक्वल होंगे। आप सिर्फ एक कैंडिडेट हैं। लेकिन राजनारायण ने यह आरोप लगाया इंदिरा गांधी और रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर कि इन्होंने सरकारी फंड्स का उपयोग किया है अपनी इलेक्शन में और इसीलिए इनके इलेक्शन को रद्द किया जाए। यही हुआ। जस्टिस जगन मोहन लाल सिन्हा ने अपना जब एक प्रकार से केस सुनाया, अपनी वर्डिक्ट को दिया, भूकंप सा आ गया। इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो, जनवरी की बात है 1975 की। राजनारायण केस एक प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री को उनके सीट से हटा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री एक हाई कोर्ट में जाकर खड़े हो रहे थे और हाई कोर्ट के जज उन्हें यह कह रहे थे कि आपका इलेक्शन अवैध है, आप तुरंत प्रधानमंत्री पद को छोड़े और 6 साल के लिए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। That was the biggest blow to the executive by the judiciary. ये एक ब्लो था। आफ्टर केशवानंद भारती श्रीपद बलगुरु, उस जमाने की पेपर्स को आप देख सकते हैं अच्छे से, किस तरीके से इंदिरा गांधी ने इसे एज अ पर्सनल अटैक लिया। उन्हें ये अटैक सिर्फ विपक्ष का नहीं लग रहा था। उन्हें ये नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं का अटैक है। उन्हें यह भी लग रहा था कि ये जुडिशरी का भी अटैक है, जजेस का भी अटैक है। तुरंत आफ्टर वेस्टिंग नॉट इवन 1 to 2 आवर्स इस केस को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में और वे प्रधानमंत्री पद पर बनी रही। बिकॉज यू नो अ सिंपल लॉ दैट 6 महीने तक इवन आपके एमपी, एज एन एमपी आपके इलेक्शन को निरस्त किया जा रहा है, राइट? सो इंदिरा गांधी वॉज नो मोर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो आज शायद इनके ग्रैंड चाइल्ड के साथ हो रहा है, राहुल गांधी के साथ हो रहा है, वही चीज शायद इंदिरा गांधी के भी साथ हुई थी। तो इन्हें ये पता था कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका इलेक्शन निरस्त हुआ है, फिर भी आप 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे रह सकते हैं। गवर्नमेंट में किसी भी मिनिस्टर की पोजीशन पे 6 महीने तक आप रह सकते हैं। 6 महीने का समय आपको दिया गया है। लेकिन अगर आपको डिबार कर दिया जाए 6 साल के लिए तो आप वो भी नहीं बन सकते हैं, आप मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। ये विडंबना इंदिरा गांधी जी के सामने जरूर मौजूद थी और उस समय के पेपर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। 75 में यह हुआ और जून में इमरजेंसी लागू हो गई। इमरजेंसी के वक्त अगेन मैं नाम लेना चाह रहा हूं अजीत नाथ राय का, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। अजीत नाथ राय को केशवानंद भारती केस में इंदिरा गांधी जी के तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए इनाम मिला। वे चीफ जस्टिस बन चुके थे। HR खन्ना, जिनकी तस्वीर आप ऊपर देख रहे हैं, या जस्टिस एतलवाड़, जिनको सुपरसीड करके, जिनको लांग के एक जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया गया, इन्होंने वापस कोशिश की। जस्टिस AN राय ने वापस एक 13 जज की बेंच बुलाई। ये काफी कम लोगों को पता है। बात था 4 महीने बाद इमरजेंसी के, सो ऑलमोस्ट नवंबर की बात थी जब वापस अजीत नाथ रे ने 13 जज की बेंच बुलाई एंड ही ट्राइड टू रिवर्ट केशवानंद भारती केस। लेकिन यहां पर आपको जुडिशरी की दाद देनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा जज इस केस को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वे जान रहे थे कि वापस संवैधानिक लड़ाई में जो जीत 3 साल पहले हुई है उसे वापस पलटने की कोशिश की जा रही है और कहीं अनसुने तरीके से इस बेंच को ही खत्म कर दिया गया, इवन बिफोर द हियरिंग कुड स्टार्ट। अंडरस्टैंड कि ये इमरजेंसी के समय चल रहा था जब सारी पावर्स इंदिरा गांधी जी के पास में थी। लेकिन लड़ाई जुडिशरी के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ने यहीं तक नहीं लड़ी। इट वॉज
itself during the time of emergency, जब आप देखते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी सरकार ने बहुत सारे चेंजेस किए इमरजेंसी के टाइम पीरियड के दौरान, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ज्यादा तवज्जो देना एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स, या फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस करना। आर्टिकल 51A के तहत एक नया सेट ऑफ ड्यूटीज इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि आपको सिर्फ राइट्स नहीं मिलेंगे, आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं जो आज भी हमारे संविधान में निहित है। लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के पावर्स को लिमिट कर दिया गया। ये सबसे चोटिल काम था, ये सबसे आक्रामक काम था अगेंस्ट द जुडिशरी। प्रेसिडेंट वॉज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप कह सकते हैं कि आज भी ये लागू है, बट प्रेसिडेंट कैन असर्ट हिज पोजीशन। टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज उसको बढ़ा दिया गया, 6 साल तक कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स लाए गए नए। इनफैक्ट प्रीएम्बल को भी चेंज किया गया। सेक्युलरिज्म या सोशलिज्म जैसे वर्ड्स प्रीएम्बल में इसी वक्त आ रहे थे। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो लड़ाई 73 से केशवानंद भारती से शुरू हुई, राजनारायण केस में चली, या उसके बाद दूसरे केसेस पे हुई, इंदिरा गांधी की सरकार एक प्रकार से अपने तरफ से भी लड़ रही थी। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसी लड़ाई में एक और, अगर मैं कहूं, प्रयास था। बहरहाल ये प्रयास भी खत्म होता है जब जनता जवाब देती है। जनता ने जवाब दिया बाय इंस्टीट्यूटिंग मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। 77 के बाद जब इलेक्शंस अनाउंस हुए, जनता पार्टी की सरकार देश की सबसे सर्वप्रथम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा ये सारे अमेंडमेंट्स वापस कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए। 44th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट को पलटने वाला काम कर रहा था। आप समझ रहे हैं कि ये एक प्रकार से शह और मात की चाल चल रही थी। दो सरकारें एक दूसरे के खिलाफ, और बीच में जुडिशरी खड़ी थी आम लोगों की हकों के लिए या आम लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लड़ने के लिए। सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग चैप्टर थ्रू विच इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज इन द सेंटर ऑफ केशवानंद भारती केस। आप जरूर बताइएगा कि आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। If you have any more suggestions about any other topic that we should take on Time Capsule, you're more than welcome to connect with me on the Telegram channel. I'll be more than happy to share any other experiences or questions that you have with regard to civil services examinations. आपके और कोई डाउट हो या इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे मुझसे जुड़कर जरूर पूछ सकते हैं। Again, I would like to remember my friends who are giving civil services examinations. मैं जानता हूं कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी मदद के लिए हम खड़े हैं। So use the code ASHLIFE। तैयारी में पहला कदम आप बढ़ाइए, बाद में हाथ पकड़ के चलने के लिए हम तैयार हैं, राइट। ये ऑलमोस्ट 1 साल से 2 साल तक चलने वाला कोर्स है, जिसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में जरूर आए। यू जस्ट हैव टू सी इट। आपको भरोसा होना चाहिए अपने आप पर। आगे की लड़ाई, आगे की तैयारी हम सब साथ में मिलकर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। माय नेम इज आशीष। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।